हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर होता है उसको हम लोग देखेंगे। आज से ये नई सीरीज़ शुरू करेंगे और इसमें दिया है सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें 38वीं से 69वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम बीपीएससी सीडीपीओ बिहार में जितने भी बीपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं सबके पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन दिया है। हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके कवर कर लेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज शुरू करेंगे भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास। इसमें पहला टॉपिक है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि औरों को और भी देख सकें। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ये जितने भी प्रश्न हैं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न ही हैं। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। ये 44वें बीपीएससी में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था। किसका? लाल रंग का। लाल और काला रंग भी था। इसमें लाल ऑप्शन में होगा, इस वजह से लाल है। इस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। गुजरात में कौन सा है? लोथल है। सबको पता होगा जो पढ़ रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था। कौन सा था? वो लोथल था। ये 53वीं और 55वीं दोनों में पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनमाली और कालीबंगा से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। इनमें से किसी के बारे में सिंधु घाटी लोगों को पता नहीं था। हाथी, घोड़ा, बैल किसी के बारे में भी नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? वी.ए. स्मिथ नहीं थे। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे और मोहनजोदड़ो के? आप लोग बताइए कमेंट में। सही सुमेलन है उत्तनूर। उत्तनूर कहाँ है? तेलंगाना में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। गुफक्राल कश्मीर में। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका स्थल कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश में। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? 900 वर्ष। आईआईटी खड़गपुर एक रिपोर्ट दिया, उसमें कितने वर्ष? लगभग 900 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था मगध कहा जाता था। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को। दूसरा हम लोग टॉपिक देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम से समर्पित है। इसे पेय पर नामाकृत देवता को दिया जाता है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगाज कोई यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगाज कोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो अभिलेख थे उसमें वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुरी
परसुनी नदी पे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। किस काल में? धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ कब हुआ था? 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। बौद्ध धर्म देखेंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये सारनाथ पे दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। कितनी बौद्ध सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं? 4 की जा चुकी हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। ये कौन सा था? कुंडलवल कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध समिति थी ये। चतुर्थ बौद्ध समिति कश्मीर में आयोजित की गई किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, बिहार में है। प्रथम प्रवचन सारनाथ वाराणसी है। निधन हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? 5वीं पीढ़ी की है। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? एक देवता का स्थान कनिष्क के राजकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह बिहार के वर्तमान के बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। सही है। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। जैन धर्म, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम जो वैशाली में है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में है। कहाँ पे है? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो वो पावापुरी में हुई थी। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको कैवल्य ज्ञान बोलते हैं, प्राप्त किया था, कहाँ किया गया था? कहाँ किए थे? जाम्भिक ग्राम में। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 पूर्व में से सबसे पूर्व कालिक
जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? जमाली प्रथम शिष्य था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? मोगलीपुत्र, इसको मखोली गोसाल लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो ये गुप्त वंश का। हम लोग बौद्ध और जैन से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में पूछते हैं, क्योंकि ये बिहार से भी संबंधित है। 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी प्रथम बनाया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था। किसने? अजातशत्रु ने। जबकि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन ने। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन सा शहर था वो? मगध की राजधानी था जो प्राचीन में, वो राजगिरी था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? वैशाली में थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज और राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज और राजगिरी। गिरिव्रज पुराना नाम है और अभी राजगिरी हो गया उसके बाद बदल के। महाजनपद और राजधानियाँ: मल्लका, कुशीनारा, अंग, चंपा, गंधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी। आगे प्रघोत राजा था, ये CDPO 2018 में पूछा है, अवंती का। प्रघोत राजा कहाँ का था? अवंती का था। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, ये भी CDPO का ही क्वेश्चन है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम था? हर्यक वंश था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश। नंद वंश के बाद कौन सा वंश था? मौर्य वंश। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था? जीवक था। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे कौन? व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ है? बहुत अच्छे ढंग से उसको बताया गया है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, ये चारों पर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया, किस पर? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, कौन सा अभिलेख था वो? रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख। वह क्षेत्र जो अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। यहाँ पे अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा है। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है। गंधार अब भारत का हिस्सा नहीं है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया किसने? रोमिला थापर ने। कौन? रोमिला थापर।
महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। 15 वर्ष की आयु पर बिंबिसार गद्दी पर बैठा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाहिने से बाएं जो लिपि लिखी जाती थी वो खरोष्ठी थी। कौन सी? खरोष्ठी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी नाम से। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी तीसरी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मगध का सम्राट, अशोक ने स्वयं को क्या बताया? मगध का सम्राट। कौन सा है? भाब्रू स्तंभ है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश है। धम्म का मूल संदेश क्या था अशोक का? शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज दूत था। किसका दूत था ये? मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का। मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज की पुस्तिका जो है इंडिका, उसमें मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। ये सब बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है जो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप लोग देखिएगा पूरा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, 46वीं, 47वीं, 56वीं, 59वीं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा था वो? तक्षशिला, शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ था। अब मौर्योत्तर काल देखते हैं। मौर्योत्तर काल में क्या क्या पूछा है? किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदमन की अभी हम लोग देखे थे, जूनागढ़ अभिलेख है। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदमन ने ही की थी। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विम कटफिसेस और गौतमी पुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? वो था विम कटफिसेस। किसने किया था? विम कटफिसेस ने स्वर्ण मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलन शुरू किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कर्ण वंश, जिसको कानवा भी बोलते हैं, कर्ण वंश। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। कुषाणों के समय क्या हुआ था? कला का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, खारवेल का था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। महामेघवाहन वंश चेदी वंश से। टेशियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रैबो में से पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी किसने लिखी थी? इसमें से कोई नहीं लिखा था। देखते हैं इसका नोट में। पेरिप्लस मॉरिस एरिथ्राई या बेयज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इस विलफ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रूप में क्या हुआ था? अनुवादित किया गया था। अब देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। क्या? गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त। कौन भेजे थे? श्रीलंका के शासक थे उस टाइम मेघवर्मन। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अपने बड़े भाई की हत्या कर दिए थे। भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, हुनों को कौन पराजित किया था? स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच और काम्बे। तो इनमें से कोई नहीं दिया है ऑप्शन में, नोट में देखते हैं। इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ोच, कल्याण, काम्बे आदि से
भी उत्तर भारत का व्यापार होता था। सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में से औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका भी होगा। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वारामिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने, किसने किया था? आर्यभट्ट ने। नगरों का क्रमिक पतन इस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख एवं स्तंभ है जो उसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों के द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई खारवेल द्वारा। गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। चीनी यात्री सुंग यून भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया था ह्वेनसांग। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक ने भारतीय दर्शन का परमाणु सिद्धांत वैशेषिक ने किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट। कवि बाण निवासी था पृथ्वीकूट गांव का, जो बिहार में है। पृथ्वीकूट गांव जो बिहार में है। बिहार से जितने भी इतिहास के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अधोलिखित कथन असत्य है, मतलब जो ऑप्शन दिया होगा उसमें से असत्य कथन पूछ रहा है। फाहियान एक चीनी यात्री था, ये तो सही है, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान नहीं। फाहियान आया था किसके शासनकाल में? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जबकि ह्वेनसांग भी चीनी बौद्ध भिक्षु थे, लेकिन ये आए थे फाहियान के शासनकाल में, तो उल्टा दे दिया, इसलिए कथन असत्य है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। इसको कौन ध्वस्त करवा दिया था? इसको बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के। आगे का टॉपिक देखेंगे दक्षिण भारत, जिसमें क्या है? चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। इससे कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन रहते हैं तो हम लोग देखेंगे। चोल वंश का संस्थापक था विजालय। कौन था? विजालय। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल। कौन था? चोल साम्राज्य। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था। कदम्ब का। किसका नहीं हुआ था? कदम्ब का। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। रोमन साम्राज्य में से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? चेर। किसने? चेर। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? एकाम्बरेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर।
तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने। सही सुमेलन देख लेते हैं। राष्ट्रकूट, मलखेड़, पांड्य, मदुरई, चोल का, थंजावुर, होयसल का, हलेबीड। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, इससे जरूर एक दो क्वेश्चन रहते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखदत्त। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। किसके द्वारा? कामंदक के द्वारा नीतिसार। कालिदास के कुमार संभवम में इसे पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है किसकी? कार्तिकेय की। किसकी है? कार्तिकेय की। कीरा तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? भारवी ने। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। कौन है? भास। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य। कौन है? संगम साहित्य। सही सुमेलन है। चरक चिकित्सा से है। ब्रह्मगुप्त गणित। बारहमिहिर ज्योतिष। विशाखदत्त नाटककार। पूर्व मध्यकाल। उसके बाद देखेंगे हम लोग पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल कब से कब तक है? 800 से 1200 ईस्वी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। जो ताम्रपत्र लेख है वो क्या दर्शाते हैं कि जो बिहार के राजा थे प्राचीन काल में उनका संपर्क कहाँ से था? जावा और सुमात्रा। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की, वो कौन था? बालपुत्र देव। कौन था? बालपुत्र देव। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबाई। कौन है पृथ्वीराज रासो के लेखक? चंद्रमाई। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में था ओदंतपुरी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। कहाँ का शासक था? बंगाल का। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैनुल आबदीन था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।